पिछले 35 वर्षों से अभिनय जगत में कार्यरत ललित पारमू किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह थिएटर, टीवी व फिल्मों में काफ़ी उत्कृष्ट काम कर चुके हैं। मैला आंचल व शक्तिमान सहित कई सीरियलों के अलावा संशोधन, हैदर, मुबारका, कठोर सहित कई फिल्मों में भी उनके अभिनय का जलवा लोग देख चुके हैं। अब 5 अगस्त को उनके अभिनय से सजी फिल्म नारकासुर प्रदर्शित होने जा रही है। इसी संदर्भ में फिल्मी संगम चैनल ने ललित पारमू से लंबी बातचीत की। ललित पारमू जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ललित, आप बताएं, आपका एक लंबा करियर हो गया है, तो अब तक की जो यात्रा है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, देखिए, ये एक बड़ा लंबा प्रश्न है, थोड़ा दार्शनिक लेवल का है। मैं जब 16-17 साल का था, यानी जब 11th 12th कर रहा था, तभी मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि मुझे अभिनय करना है, एक्टिंग करना है। मैं कश्मीर में पढ़ रहा था, ये प्लान बन गया कि कश्मीर से पहले दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली में थिएटर करूँगा, फिर दिल्ली से बम्बई की यात्रा करूँगा। तो चीज़ें वैसी ही हुई जैसा सोचा था, लेकिन अपने समय से और संघर्ष के साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। जैसे मैंने दिल्ली में सबसे पहले थिएटर से, रंगमंच से अपनी जर्नी शुरू की। मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये थिएटर तो मैं बहुत आसानी से अच्छे से करूँगा, लेकिन मैं जब करीब 19-20 साल की उम्र का था तो मैं बहुत हैरान हो गया कि ये थिएटर की यात्रा भी कितनी लंबी है, कितना कुछ है सीखने के लिए, नई नई चीज़ों को जानने के लिए। और अगर ये पूरा जीवन भी आदमी थिएटर को ही दे दे तो भी वो एक पूर्ण कलाकार बन नहीं सकता। तो थिएटर हमने शुरू में 4-5 साल बहुत डट के किया, और जो भी बेसिक्स हमने सीखा है वो दिल्ली रंगमंच से ही सीखा है। और सन 86, 87 और 88 के आसपास दिल्ली में प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ने टीवी शोज बनाने शुरू किए। तो मैंने पहला शो पुलिस फाइल से, फिर हिमालय दर्शन, स्पेस सिटी सिग्मा, मैला आंचल, 1000 घोड़ों का सवार, तुम्हारे लिए, इंसानी रिश्तों का सफ़र, अभी नहीं, टेलीविजन, इस तरह के बहुत सारे काम किए। तब कई लोग, कई प्रोड्यूसर्स उपन्यास को लेकर सीरियल्स या धारावाहिक बनाते थे, तो उसका जो कंटेंट था वो बड़ा रिच था, साहित्यिक पुट था उसके पीछे। कहीं गांव की भी कहानी है, कहीं छोटे शहर की कहानी है। 92 से एक चेंज आया, नया दौर आया। ये नया दौर सैटेलाइट का दौर है, जिसमें भारत के लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक वर्ल्ड में जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, उस लिबरलाइजेशन ने ये टेलीविजन की दुनिया में क्रांतिकारी चेंज लाया। दूसरी दुनिया में भी चेंज आया, मगर हम जिस फील्ड से कनेक्टेड हैं, हम उसकी बात करें तो सैटेलाइट टीवी बड़े पैमाने पे 92-93 से शुरू। पहले ZTV, फिर सोनी टीवी, फिर DITV, फिर स्टार प्लस, फिर स्टार वर्ल्ड, फिर ऐसे करके एक समय 90s में 100 से ऊपर प्राइवेट चैनल्स थे, और कलाकारों को, टेक्नीशियंस को, सबको अच्छा खासा काम मिलने लगा था। अभी अलग बात है कि टीवी सीरियल्स का जो कंटेंट था वो बड़ा ही अपर क्लास और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कनेक्टेड था, और उसमें किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या अपर क्लास की जो लाइफस्टाइल है उसको दिखाने की कोशिश हुई। फिर उसके बाद सन 2000 के आसपास से डेली सोप का चलन शुरू हुआ। उसमें जो प्राइवेट चैनल्स थे उन्होंने भारत की जो लोकल कल्चर है उसको दिमाग में रखते हुए कुछ ऐसे शोज बनाए जो थोड़े से बहुत अच्छा, क्या कहते हैं उसको, आदर्श कथाओं पर नहीं थे, और लेकिन उसमें भारतीयता थी, जैसे साड़ी और मेकअप और पुरुषों का पहनावा भी इस तरह से। लेकिन उन्होंने बहुत ऐसी कोशिश की कि हमारे जो छोटे शहर हैं, यूपी, बिहार, भोपाल और दिल्ली, इस तरह के कल्चर को उन्होंने सीरियल्स के जरिए दिखाने की कोशिश की। तो मैं सभी विधाओं से जुड़ा हूँ। फिर फिल्में भी मैंने की है, उसमें जो प्रमुख फिल्में हैं वो संशोधन गोविंद निलानी जी के साथ मैंने बहुत पहले किया था। फिर बाद में टेलीविज़न में ही मैं लगा रहा, बिकॉज उस वक्त हम सब के लिए टेलीविज़न एक दैवी कृपा जैसी बात हो गई थी कि कम से कम आपकी रोजी रोटी का इंतज़ाम हर एक्टर और टेक्नीशियन को हो रहा था।
तो टीवी वॉज पेइंग वेल कि आप घर गाड़ी खरीद सकते हैं, वरना एक्टर्स की ज़िंदगी बहुत टफ है, बहुत संघर्ष से भरी है। फिल्म में फिर मैं उसमें हैदर एक फिल्म विशाल भारद्वाज की अच्छी फिल्म में काम करने का मौका मिला, अनीस बज़मी की मुबारका, फिर उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी फिल्में, कठोर, पंचलैट और अभी हाल ही में नारकासुर। सर मुझे ये है कि आपका जो पूरा करियर है इसको टर्निंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ मानते हैं? टर्निंग पॉइंट तो ये है फ्रॉम थिएटर टू टेलीविजन, पहला टर्निंग पॉइंट। मैं वैसे टेलीविजन को लेकर कभी ड्रीम नहीं किया था, क्योंकि हमारे उस 11th-12th के जो सपने थे, टीनेजर के जो सपने थे, उसमें टीवी कहीं था ही नहीं, मेरे दिमाग में फिल्में थी। बट टीवी ने अपनी एक जगह बनाई और टीवी ने एक मौका दिया सभी एक्टरों को काम करने का, तो ये पहला टर्निंग पॉइंट हुआ जिसमें हम दूरदर्शन के टीवी सीरियल्स में काम कर रहे थे। फिर दूसरा टर्निंग पॉइंट आया उसी दूरदर्शन के टीवी शोज में थोड़ी टेक्निकल चेंजेस, जैसे शुरू में बड़े ही ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी से शूटिंग होती थी, जैसे लो बैंड कहते थे, फौरन 1-2 साल में हाई बैंड हो गया, फिर हाई बैंड के बाद बीटा हो गया, तो इस तरह से चेंजेस आते गए। और फिर 92 के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया यही अपने सैटेलाइट टीवी का, और अब जो टर्निंग पॉइंट आया है वो है डिजिटल वर्ल्ड का, जो है OTT, जिसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ZEE5, सोनी लिव, इस तरह के शोज अपनी जगह बनाए हुए हैं। मैंने भी कई सारे शोज में काम किया है। स्कैम 92 में मेरा एक अच्छा रोल था। उसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले अरण्यक नाम की एक OTT नेटफ्लिक्स पे मैंने काम किया, और अभी रोहित शेट्टी की एक टीवी सीरियल वेब सीरीज वो प्राइम वीडियो पे ले आ रही है। सर एक चीज़ और बताएं मुझे कि आपने जब टीवी पर काफ़ी काम कर रहे थे और उस वक्त एक ये था कि टीवी पर जुड़े कलाकारों को अछूत मानते थे फिल्म वाले उस वक्त भी आपको फिल्मों में काम मिल रहा था, ये क्या माजरा था सारा? हाँ, फिल्मों में जो मैंने काम किया वो गोविंद निहलानी जैसे डायरेक्टर्स के साथ किया, या फिर विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर्स के साथ किया। तो हार्डकोर कमर्शियल दुनिया में हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम नहीं किए, बिकॉज टेलीविजन आपको 10-15 दिन शूटिंग डेज दे रहा था, और वहाँ से छुट्टी लेके हमें फिल्म वालों के पीछे जाने का समय नहीं था। मैं पूरा जीवन, जब डेली शूट चल रहे थे तो 15-15 दिन, 20-20 दिन शूटिंग करता था, और बहुत बुरा हाल होता है टीवी शो में। आप 150-150, 200, 250 एपिसोड्स में काम करते हैं। एक शो में तो मैंने 400 एपिसोड किया, शक्तिमान में तो 350 एपिसोड में से मैंने 125 एपिसोड में एक्ट किया। एक बार मेरी बात हो रही थी, एक फिल्म एक्ट्रेस है दीप्ति नवल, उसके साथ में एक टीवी सीरियल कर रहा था, सहारा के शो पर डायरेक्ट कर रहे थे। उसने बातों बातों में शेयर किया कि 10 एपिसोड ही तब तक शूट हुए थे, कि 10 एपिसोड में मैंने जितनी लाइनें इस टीवी सीरियल में बोली हैं मैंने जिंदगी में नहीं बोली। क्या मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिर मैं ऐसे ही कैलकुलेट करने लगा कि हम जो हार्डकोर टीवी एक्टर्स जिन्होंने 100 से ऊपर काम किया है, हमने कितनी लाइनें बोली थी और कितना नंबर ऑफ आवर्स हमने कैमरे के सामने फेस किया। एक दिन में मिनिमम तब 10 घंटे शूट करते थे, और 9 सीन, 8 सीन, 7 सीन, ये तो मामूली होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स जो हमारा वर्किंग आवर्स था, दैट वाज टू मच। आपने शक्तिमान का जिक्र किया। शक्तिमान में आपका कैरेक्टर था डॉक्टर जयकाल का, जबकि शुरुआत में शक्तिमान में सिर्फ विलेन के रूप में किल्विस ही था, लेकिन बाद में डॉक्टर जयकाल बहुत बड़ा विलेन बन गए। ये क्यों हुआ था? कहाँ चेंजेस क्यों करना पड़े थे लोगों को? बस यही है पब्लिक की पसंद। मैं आया था सिर्फ 4 एपिसोड के, उन्होंने दिनकर जानी साहब ने मुझसे कहा था कि एक साइंटिस्ट का रोल है, 4 एपिसोड है, वो किल्विश का रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन पहला एपिसोड जो टेलीकास्ट हुआ था तो इट वॉज माइंड ब्लोइंग। पब्लिक का रिस्पॉन्स ज़बरदस्त, मीडिया का रिस्पॉन्स ज़बरदस्त, प्रेस का रिस्पॉन्स ज़बरदस्त, एंड पीपल वर सेइंग कि डॉक्टर जयपाल जो है वो कमाल का कैरेक्टर बनाया है और इसको कंटिन्यू करें। फिर कुछ समय उन्होंने 4-8 एपिसोड कंटिन्यू किए, फिर बीच बीच में गैप दे के मुझे वो रिपीट करते थे। तो क्या ये माना जाए कि आपके टैलेंट के वजह से किरदार गढ़े जा रहे थे? तो उन्हीं लोगों में हूँ जो हार्डकोर मेरिट और टैलेंट से ही जिया हूँ, सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है, मतलब ओनली ऑन मेरिट।
मेरे पास और कोई क्या बोलेंगे दंड नहीं है जिसमें हम पब्लिक रिलेशन की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें, शराब पिला के प्रोड्यूसर यूनिट को खुश करने की बात करें या दूसरे अनैतिक तरीकों से रोल लेने की कोशिश करें, उसको हटाएं, खुद आ जाएं, तो मेरा वैसा थिंकिंग नहीं है। तो इसमें यही है कि ऊपर वाले का ग्रेस रहा है, मैं कभी बेरोजगार रहा नहीं और मैं थोड़ा थोड़ा थिएटर भी करता रहा। जब भी लंबा शो किया थोड़ा ब्रेक लेके मैं नए एक्टर्स को सिखाता था, थोड़ा उनकी वर्कशॉप करता था, खुद भी कभी एक्ट करता था। तो एक थिएटर ग्रुप है मेरा नट समाज, उसके ज़रिए भी मैं सिर्फ पॉलिश करने का काम करता था अपने हुनर। मैंने अपना समय नहीं बर्बाद किया। मैं बहुत फख्र के साथ ये कहता हूँ, मैं अभी आजकल टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक्टर को अपने जीवन में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। या तो वो शूटिंग करे, या वो थिएटर करे, या वो खुद सीखे, अकेले बैठ के कहीं सीखे, या 2-3 दोस्त बनाए और उनके साथ रियाज करे, जैसे सभी करते हैं। जैसे सरोद का प्लेयर करता है, सितार प्लेयर करता है, सिंगर करता है, डांसर्स करते हैं। एक्टर्स लोग ज़्यादा, ये पता नहीं आप प्रेस वाले हैं आप बोल सकते हो, अफेयरबाजी में ही ज़्यादा न्यूज़ में रह के पॉपुलर हो जाते हैं। ये सैड पार्ट है, मुझे इस पे कहना है और क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ, ये हालांकि आसानी से चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि अजीब है, ये हॉलीवुड का कॉपी है हमारे देश में। क्यों हमें एक्टरों के अफेयर की चर्चा करनी पड़ती है, किसी भी अच्छे सिंगर के अफेयर की चर्चा क्यों नहीं होती? ललित जी, आपकी एक फिल्म आ रही है 5 अगस्त को, नारकासुर। इस फिल्म के बारे में बताइए, फिल्म है क्या ये? पहले तो मैं कहूँगा राइटर डायरेक्टर कुलदीप कौशिक ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। ये फिल्म पूरे हिंदुस्तान को देखनी चाहिए और इसमें ज़्यादातर लोग नए हैं, नए इन द सेंस सिनेमा के लिए नए हैं, जबकि सबने 5-5 साल थिएटर और थोड़ा बहुत टेलीविज़न दिया, कुछ रोल किए। मैं ही इसमें सबसे पुराना हूँ और ये 12 नारियों के संघर्ष की कहानी। एक गांव जहाँ पे 12 नारियाँ एक तरह से शोषित होती हैं, इनके तमाम हस्बैंड, सबके हस्बैंड जो है वो निकम्मे हैं, वो शराब पीते रहते हैं, नशाखोरी में लिप्त हैं, औरतों से काम कराते हैं। और एक ख़ास वक्त में गांव का जमींदार जो भैरव सिंह है, जिसका रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, वो चालाकी से इन गांव की औरतों और मर्दों की ज़मीनें हथिया लेता है। पेपर में जो कागजी कार्रवाई में जिस तरह से आप जालसाजी करते हैं, उस तरह से जालसाजी करके उसने वो ज़मीनें हथिया। तो इस पर विरोध होता है, थोड़ी कहासुनी होती है। तो भैरव सिंह खेल खेल में एक शर्त रख देता है कि अगर तुम औरतें मेरे आदमी को कबड्डी के मैच में हरा दो तो ये ज़मीनें तुम्हारी। तो ये कहानी का 75% पार्ट है। तो कैसे वो कबड्डी के खेल को लेकर एक जो झाड़ू बना दिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, दिक्कतें आती हैं, थोड़ा ह्यूमर भी है और थोड़ी स्ट्रगल है और अंततः जीत जाते हैं। बहुत पॉजिटिव एंड है, नारी की विक्ट्री दिखाई है। तो नारकासुर यही है कि जब नारी ठान ले विद डिटर्मिनेशन वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो जो पुरुषों का स्पोर्ट है उसमें वो पार्टिसिपेट करके वो अपने, आज तक हम लोग नारी को फिजिकली वीक मानते हैं, तो यहाँ उसने अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करके दिखाया कि वो पुरुषों को भी डिफीट कर सकती है मैन टू मैन फाइट जैसे। भैरव सिंह के किरदार को लेकर क्या क्या और विस्तार में बताना चाहेंगे? भैरव सिंह कमीना आदमी है, वन लाइन। भैरव सिंह एक आर्च टाइप विलन, जैसे कि इंडियन सिनेमा में या नाटक के जगत में खलनायक होता है, वो है। तो मैंने उसे खलनायक की तरह ही प्ले किया है और वो मतलब उसके अगर दूसरे गुण अवगुण डिस्कस करें तो वो घमंडी है, वो घृणा से भरा है, वो डोमिनेटिंग है, वो उच्च महत्वाकांक्षी है, जैसे सबकी ज़मीनें हथिया लेना, ये उसके मन का भाव है, पावर की हंगर है उसके अंदर। तो ये सब अवगुणों से भरा हुआ है और ज़रा ज़रा सी छोटी छोटी चीज़ों पे मारपीट करता है, गुंडे पाल के रखे हैं, उनसे पिटवाता है, लोगों को पैसे लेता है और जो नहीं देते हैं पैसे उनको उनकी ज़मीनें हथिया लेता है। ऐसा पुराना महाजन है, लेकिन आज के समय में है। मेरी जानकारी के अनुसार से इसके जो निर्देशक और लेखक है वो नए हैं एकदम, तो आपने कैसे उनके साथ काम करने के लिए हामी भरी? किस बात ने आपको इंस्पायर किया? कहानी और राइटर डायरेक्टर कुलदीप कौशिक मेरे साथ कनेक्टेड हैं पिछले 18-16 साल से। मैंने एक शो किया था रीमिक्स, जो
गोल्डी बहल, सृष्टि बहल ने प्रोड्यूस किया था। तो ये तब स्टार 1 चैनल आया था, 2 साल चला था। तो ये उसमें डायरेक्शन डिपार्टमेंट में काम करते थे और इनकी ख्वाहिश थी कि ये फिल्म बनाए और मुझसे प्रभावित थे। तो शो के बाद भी ये मेरे संपर्क में रहे, मेरे थिएटर ग्रुप में भी आते जाते थे, वर्कशॉप्स में आते जाते थे। तो ये कनेक्टिविटी लंबे समय तक थी हमारी। तो जब इन्हें ये मौका मिला, प्रोड्यूसर मिला और स्क्रिप्ट इन्होंने अच्छी लिखी तो मुझसे शेयर किया। मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। चलिए, नारियों का जो संघर्ष है और घूंघट वाली नारी को लेकर जो थॉट है, ये अपने आप में बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये मासेस को अपील कर सकता है। जहाँ तक मैंने फिल्म देखी है, ये मासेस की फिल्म है। ऐसा बोलते हैं ना कि फिल्म आजकल क्लास और मास दोनों को पसंद आनी चाहिए। तो ये वैसी फिल्म है, इसमें टेक्निकली भी कहीं कोई कमी नहीं है। फिल्म इज़ वेल मेड, इसमें गाने बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, भारतीय म्यूज़िक है, भारतीय लिरिक्स और परफॉर्मेंसेस जो ये सब नए हैं, लेकिन सब ने बहुत अच्छा किया। कैमरामैन मिस्टर कृष्ण है, जो बहुत सारी फिल्मों में अपना कैमरा का जौहर दिखा चुके हैं, खासकर अशोक फिल्म जो शाहरुख खान की थी। तो कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। साउंड का काम इसमें आपको बहुत अच्छा दिखेगा। साउंड इज़ वेरी गुड। बैकग्राउंड स्कोर और जो उतार चढ़ाव होता है म्यूजिक का किसी सीन की, बहुत अच्छा है। तो इन दिनों सारे लोग नारी उत्थान की बात कर रहे हैं। क्या होगा नारियों का? क्या वास्तव में नारियों का उत्थान हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है आपको सब? देखिए, दोनों व्यूज हैं। कई जगह नारियों का शोषण होता है, लेकिन कई जगह नारियां भी बहुत शोषण करती हैं। दोनों चीजें। देखिए, जहाँ वायलेंट बिहेवियर होता है तो वहाँ पे नारियां दब जाती हैं घरों में। डोमेस्टिक वायलेंस, ये जो है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत होते हैं। तो यहाँ पे पुरुष डोमिनेट करते हैं। कई बार स्त्रियां भी डोमेस्टिक वायलेंस में शामिल हो जाती हैं। वो अपने पतियों को मारपीट और गाली गलौज भी करती हैं। तो दोनों चीजें हैं। पहले ये ज्यादा होता था, अब ये मतलब पहले नारियों का डोमेस्टिक वायलेंस केस ज्यादा था, अब पुरुषों का भी डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा हो गया। बाकी जहां तक उत्थान की बात है, अर्बन वर्ल्ड में तो नारियां बहुत अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, लॉ, डॉक्टर। अभी ये कोविड के चक्कर में मैं भी हॉस्पिटलाइज हुआ था, बट द वे मैंने देखा डॉक्टर्स, नर्सेज लाइन लगी थी एंड दे वर वेरी एफिशिएंट। और उनके अंदर वो कंपैशन भी रहता है पुरुषों के मुकाबले। बाकी हर फील्ड में नारी आगे बढ़ी रही है, यही उनका ग्रोथ है, इसी को हम उनका उत्थान कह सकते हैं। सर, आपका एक लंबा करियर होगा और आप इस लंबे करियर में अपने तमाम किरदार निभाए हैं। क्या ऐसा कोई किरदार रहा जिसने आपकी जिंदगी पर कोई असर किया हो? हाँ है, कई हैं। इसमें एक शो था मैला आंचल, पता नहीं आपने देखा था नहीं, सुना है आपने? फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पर, मैं उपन्यास पर। तो मैं तब बहुत उम्र दराज नहीं था, 25 साल का था, 25-26। और उन दिनों थिएटर से ही मैं टीवी में आया था और अच्छा एक्टिंग करने का एक बड़ा जुनून था। तो रोल में घुसने वाली बात दिमाग में थी और शूटिंग भी वहाँ बहुत आराम से हुई, क्योंकि ये सब नए डायरेक्टर थे, गलतियाँ भी करते थे। तो मैंने मैला आंचल उपन्यास कम से कम 4-5 बार पढ़ा। उस डॉक्टर प्रशांत के किरदार में घूमता रहा। मैं वहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि ऐसे ही टेबल लगा के मैं बैठ जाता था और अपने कास्ट के लोगों को या गांव के गरीब लोगों को बुला के उनका नब्ज चेक करना, आँख चेक करना, साइकोलॉजिकली मैंने अपने आप को डॉक्टर में तब्दील किया। और मुझे इतना प्यार मिला लोगों से कि हर शाम मेरा न्योता किसी न किसी घर में होता था। और 2 महीने की शूटिंग के बाद जब हम वहाँ से निकले तो सबकी आंखों में आंसू थे। मतलब मेरे लिए तो बहुत था, पूरी टीम के लिए आंसू थे, बट वो मुझे डॉक्टर प्रशांत ही समझते थे, रेणु जी का ही कैरेक्टर समझते। मैं ललित नहीं था उनके लिए। इतना उनकी मिट्टी में वो रेणु जी की डॉक्टर की छवि और उस उपन्यास की छवि ऐसी बसी है कि ये कमाल है। मतलब फिल्म उतना प्रभाव नहीं डालती है वहाँ पे जितना इस उपन्यास में था। फारबिसगंज, रघुनाथपुर, इस तरह के एरियाज में अंदर अंदर कहाँ हमने शूटिंग की थी, वो जगह दोबारा मैं देख ही नहीं पाया। इसी तरह हिमालय दर्शन का भी मेरा एक कैरेक्टर था शेफर्ड का। उसमें भी मैंने बहुत ही आत्मा से काम किया था। मैं नहाता नहीं था कई दिनों तक, थोड़ा रिसर्च किया था। ये गद्दी बोलते हैं, हिमाचल के शेफर्ड्स को गद्दी बोलते हैं। तो उनकी भाषा सीखी, डोगरी थोड़ी सी थी। और वो कहते हैं लोग नहाते नहीं है, मवेशियों को लेकर चलते रहते हैं। तो मैंने बिल्कुल वैसे ही
अपना जीवन बिताया सुबह से शाम। और चूँकि रोज़ शूटिंग होती नहीं थी और बरसात जब होती थी तो लाइट्स का इस्तेमाल नहीं होता था, तो शूट नहीं होता था। तो उन दिनों वो गद्दी का कॉस्ट्यूम पहन के मैं ऐसे ही घूमता रहता था और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। उसको शिव मिलते हैं, ये मुझे, चूँकि मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो मैं इमेजिनेशन में, कल्पना में करता रहता था कि मुझे शिव मिले। उसके बाद मैंने दीदी को बताया, उसने विश्वास नहीं किया। फिर वापस मुझे कुछ समय बाद वो शिव मिलते और मैं पीछे पीछे जाता हूँ और मैं उसको देखते देखते एक बड़ी पहाड़ी से चला आता। ये वहाँ की एक फोक टेल है, कहते हैं रियल टेल है। तो मैं इससे बड़ा जुड़ा था। तो करते हुए मैंने ऐसा पाया कि ये जो प्रकृति का नेचुरल जगत है, इसके प्रभाव में, इससे अभिभूत होकर आदमी अपने प्राण दे सकता है। ऐसा हो सकता है कि आदमी मर जाए। कभी लोग ऐसा सोचते भी हैं, करते भी हैं। तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी मिल जाऊँ वहाँ, प्रकृति की गोद में चला जाऊँ, ऐसे ख्याल आते थे। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसे तो बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं। आपने भी बात की कि थिएटर भी करते रहते हैं आप बीच बीच में, और आपने कहा कि एक फिल्म कलाकार को थिएटर से जुड़ना जरूर चाहिए। जी जी। तो जो फिल्में करते करते क्या जो मोनोटोनस आ जाता है कलाकार में, वो थिएटर करने से दूर होते हैं? अगर ईमानदारी से करें तो डेफिनेटली दूर। थिएटर में टाइम लगता है। देखिए, जो आपने सवाल किया उसका सही जवाब ये है कि एक पॉइंट के बाद अच्छे से अच्छा एक्टर जाहिर है कुछ पैसों के लिए काम करता है और उसके पास जो एक्टिंग के फॉर्मूला है वो दो चार ही होते हैं। गुस्सा ऐसे करना है, रोमांटिक लाइन ऐसे बोलनी है और दुख की लाइन ऐसे बोलनी है, बस वही है। बॉडी ऐसे ही काम करती है सबकी। आप कोई भी कैरेक्टर दे, बस पोशाक बदलते रहते हैं। कभी ग्रामीण है तो कभी शहरी है, कभी अरिस्टोक्रेट है। पोशाक से ही अलग होते हैं, लेकिन जो आपकी आवाज़ है वो तो वही रहेगी और जो आपके इमोशंस को पेश करने का ढंग है वो तो वही रहेगा। हमारे देश में इतने अच्छे एक्टर नहीं हैं जो कि बड़ा बड़ा रोल, नया नया रोल में अपनी आवाज़ भी बदलते हैं, अपनी बॉडी का ढांचा भी बदलते हैं। हम लोग अभी उतने एडवांस नहीं हुए हैं। थिएटर में ऐसी संभावनाएं होती थी, कई एक्टर्स ऐसा करते थे, लेकिन सिनेमा में ये अच्छा नहीं लगता। तो थिएटर में जो बेनिफिट है, अगर आप थिएटर करें, अगर एक अच्छा एक्टर कुछ समय बाद ब्रेक लेके थिएटर करता है तो वो जो लंबा वक्त है, 40 दिन या 2 महीने की रिहर्सल और फिर परफॉर्मेंस, तो वो सोल से जुड़ता है, उस रोल से, उन अपने को एक्टर्स से। तो उसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो नेचुरल ज़्यादा होने लगती है और वो अपने जो इमोशंस है, भाव है, उनको और ईमानदारी से पेश कर सकता है। वरना सभी एक्टर मैकेनिकल हो जाते हैं और मैकेनिकल एक्टिंग तो उसमें कोई रस नहीं है। और चूँकि सारी चीज़ें आज टेक्नोलॉजी से चलती हैं, अच्छा एडिटिंग और अच्छा कैमरा, अच्छे शॉट, उस सब से एक्टर को सजाया जाता है। थिएटर में ये नहीं होता है। थिएटर का बेनिफिट ये होता है कि आपकी मेमोरी भी शार्प होती है और मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्टर की ट्रेनिंग। आपने कहा कि आर्टिस्टों के मैकेनिज्म या मोनोटोनस होना, आज का जो आर्टिस्ट है वो बिजनेसमैन ज़्यादा, और वो बिजनेसमैन के साथ साथ वो सिर्फ सोशल मीडिया पर बिजी रहना चाहता है। वो कोई बिजनेसमैन और दिखे, जो दिखता है वो बिकता है, ये मंत्र चलता है सब कलाकारों में। हमको भी धीरे धीरे इस सोशल मीडिया को अपनाना पड़ा, वरना लोग भूल जाते हैं। ये है जो सिर्फ टॉप के लोग हैं उन्हीं को याद रखते हैं, और टॉप के लोग भी सोशल मीडिया में लगे ही हैं, डटे ही हैं। हम लोग कुछ ना कुछ अपना पोस्ट डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो। ये आज के युग की चीज़ है, इससे अभी हम कोताही नहीं कर सकते, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यही सब कुछ है वो ठीक नहीं। केवल आपके इंस्टाग्राम में 10,000 लाइक्स हैं या 20,000 फॉलोअर्स हैं, इसी से आप एक्टर बन जाएंगे, ये ठीक नहीं। इसमें तो आपका टैलेंट और आपकी मेरिट कुछ तो होगी, नहीं तो वो लंबे रेस के घोड़े नहीं बने। देखिए 25 और 35 के बीच में आप कुछ कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही ढलने लगेंगे तो क्या करेंगे, क्या नहीं कर सकते। तो ग्राउंड या बुनियाद आपका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने तो कितने एक्टर्स को देखा, जो मैं क्लासेस करता हूँ, तो वो लोग 25, 26, 27 में एक प्रोफेशन शुरू हो गया एक्टिंग का, कहीं काम मिल गया, तो उसके साथ साथ दूसरी तीसरी चीज़ें, कोई शेयर बाजार में लगा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो दूसरे बिजनेसेस को लेके भी वो एक धंधे पे कोई डिपेंड नहीं है। वो कौन है बड़े आदमी जिन्होंने कहा कि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन माय बिजनेस, ये मंत्र बन गया है ना, भूल रहा हूँ मैं उसका, गुजर गया ऐसा। 9 मिनट 50 सेकंड। 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 9 मिनट 50 सेकंड।
तो आपके पास दो बिजनेस होने चाहिए, अर्निंग का मनी अर्निंग का जो है दो जरिया होने चाहिए।